Assalamualaikum. We are starting the cardiac pathology from the pathoma and the first topic is about the ischemic heart disease. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स में ये है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्यों होती है। ठीक है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिंड्रोम्स होते हैं और उन सब सिंड्रोम्स में हमारे पास जो कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है। यू नो दैट हमारे हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, और अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती किसी भी वजह से तो उसको इस्कीमिया फेस करना पड़ता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है दैट इज़ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से जो ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं दीज आर इंक्लूडिंग इन द इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, और उसके बाद जो बताया हुआ है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज़ की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मायोकार्डियम होता है उसको ब्लड फ्लो नहीं मिलता प्रॉपर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, और जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ जाएगा। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स बता रहे हैं कि इसके सेम एथेरोस्क्लेरोसिस की तरह जो हमने देखे थे मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे। ठीक है, वो सारे हमारे पास सेम रिस्क फैक्टर्स फॉर द इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं। ठीक है, और साथ ये होता है कि एज के साथ साथ ये रिस्क ज़्यादा हो जाता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ एंजाइना। ठीक है, तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो एक हमारे पास एंजाइना है, उसके बाद हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, द सडन कार्डियक डेथ है, और फिर हमारे पास क्रोनिक इस्कीमिक डिजीज़ है। तो ये सारी हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले एंजाइना हम देखते हैं। तो एंजाइना एक्चुअली क्या होता है कि एंजाइना का हार्ट अटैक से डिफरेंस यही होता है कि एंजाइना के अंदर रिवर्सिबल इंजरी होती है। ऐसी इंजरी होती है हार्ट मसल्स की कि जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, हम जिसको रिवर्स कर सकते हैं उसको हम एंजाइना कहते हैं। लेकिन अगर वही हमारे पास जो है वो इस्कीमिक इस्कीमिया जो है वो हार्ट का वो ज़्यादा हो गया, मतलब कि 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है हार्ट के मसल्स को, तो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक है। ठीक है, एंजाइना क्या है, रिवर्सिबल इंजरी है, 20 मिनट से कम का हमारे पास ड्यूरेशन होता है। वही अगर हमारे पास 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से रिवर्सिबल इंजरी हो जाती है और दैट इज़ हार्ट अटैक। तो ये मेजर डिफरेंस होता है एंजाइना और हार्ट अटैक में। तो सबसे पहले हमारे पास एंजाइना है। एंजाइना की आपको पता है 3 टाइप्स होती हैं, स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है और प्रिंज़मेटल एंजाइना होता है। तो इनमें एक डिफरेंस क्या होता है, स्टेबल एंजाइना के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बहुत स्टेबल है, आपको तंग नहीं करता। मतलब ये कि वैसे आपको कुछ नहीं होता, ये एंजाइना की जो पेन होती है ना एक, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं होती, वो मतलब आपको फील नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, एक्सर्शन करते हैं, या किसी को इमोशनल स्ट्रेस आता है, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि किसको टेंशन लेने की वजह से हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो पेन होती है दैट इज़ एक्चुअली द स्टेबल एंजाइना पेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो उसका कॉज बता रहे हैं कि कॉज इसका जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें क्या होता है कि 70% अगर आर्टरीज़ आपकी स्टेनोज्ड हो गई हैं, पतली हो गई हैं, 70% आर्टरीज़ जो हैं वो आपकी नैरो हो गई हैं। ठीक है, या फिर उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली देखो हार्ट को आर्टरी सप्लाई कर रही थी वो स्टेनोज्ड हो गई है 70%। तो आप खुद सोचें कि नॉर्मली रेस्ट पे उसने ब्लड फ्लो जो 30% था वो जा रहा था, हार्ट जो है वो नॉर्मल था, आपको तंग नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इमोशनल स्ट्रेस लिया या आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी तो अभी 70% जो आपकी स्टेनोज्ड वेसल है ये काम नहीं आएगी। ठीक है, अब वो जो 30% रिमेनिंग है वो आपकी काम नहीं आएगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को ज़्यादा चाहिए, जैसे पहले चाहिए थी रेस्ट पे उससे ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास स्टेनोसिस हुआ है तो वो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो हार्ट की पूरी नहीं होगी विद एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास जो है वो क्या होता है कि स्टेबल एंजाइना का अटैक आता है। तो ये रिवर्सिबल इंजरी होती है, मैंने आपको बता दिया एंजाइना में रिवर्सिबल इंजरी है, नेक्रोसिस नहीं होती, हम रिवर्स कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर उन्होंने बताया हुआ कि चेस्ट पेन जो हमारे पास 20 मिनट से कम होती है, कहाँ होती है आपको पता है, लेफ़्ट आर्म में जाती है, जॉ में जाती है, डायफोरेसिस होता है, पेशेंट को पसीने आने शुरू हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस की वो जो है वो बहाल नहीं हुई होती। ठीक है, इसके अलावा EKG जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ECG अगर हम करवाते हैं पेशेंट की तो ST सेगमेंट डिप्रेशन आता है, मतलब उसका जो ST सेगमेंट होता है वो डिप्रेस हुआ होता है। और मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है, ठीक है, आपको पता है हार्ट की जो है ना 3 लेयर्स होती हैं, एक एंडोकार्डियम होती है, एक मायोकार्डियम होती है और सबसे बाहर एपिकार्डियम होती है।
ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि जब हमारे हार्ट की सब एंडोकार्डियम लेयर इन्वॉल्व होगी, मतलब ये कि जो एंडोकार्डियम होगी सबसे अंदर वाली, अगर वो इन्वॉल्व होती है ना, ठीक है, अगर उसको हार्ट को सप्लाई नहीं जा रहा उस जगह को, सब एंडोकार्डियम को, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो ईसीजी पे आता है ना, वो आता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन होता है, मतलब कि एंडोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो गई, मायोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो गई, एपिकार्डियम भी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। अब तीनों जब हमारे पास लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन होता है, तो याद रखना है उसमें हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, ठीक है। शुरू में देखें क्या होता है कि जस्ट हमारे जो हार्ट की इनर लाइनिंग होती है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, तो उसकी वजह से सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन बाद में अगर ये प्रोलॉन्ग रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस्कीमिया होते होते सारी लेयर्स जो हार्ट की होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन। उस ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन की वजह से क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्टेबल एंजाइना में हमारे पास जो है सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। और हमारे पास जो आपको पता है कि नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट करने की वजह से पेशेंट को कहते हैं एक्सरसाइज ना करो, बैठ जाओ आराम से, सुकून करो, नाइट्रोग्लिसरीन खाओ, ठीक है, और वो स्टेबल हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट आपके पास अनस्टेबल एंजाइना है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट रेस्ट पे होता है और उसको चेस्ट पेन हो रही होती है, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, पेशेंट को रेस्ट के अंदर पेन हो रही होती है, और ये देखें इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये कि आपको उसको जो पेशेंट का जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग बना हुआ था वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने की वजह से जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि उसकी वजह से इनकम्प्लीट ओक्लूजन होती है कोरोनरी आर्टरी की, कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक नहीं आता, ठीक है। इनकम्प्लीट ओक्लूजन होती है कोरोनरी आर्टरी की, और ये भी रिवर्सिबल होती है। इसमें भी ईसीजी हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है क्योंकि सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है, और इसमें भी नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और अनस्टेबल एंजाइना में क्योंकि रप्चर हो गया है, ठीक है, तो वैसे तो इनकम्प्लीट ओक्लूजन हुआ है लेकिन हार्ट अटैक के चांसेस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रिंस मेटल एंजाइना होता है, इसमें देखिए हमारे पास कि इसमें एक्सर्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, पेशेंट को रेस्ट हो, भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या है कि उसके अंदर हमारे पास जो है वेजोस्पैज़म होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो मतलब स्पैस्टिक हो जाती है, ठीक है, नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, कोई उसका रिलेशन नहीं होता कि हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी होती है, ठीक है, और एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया है। ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया में क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगा। तो पूछा जाए कि एंजाइना की कौन सी टाइप में ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया होता है, तो बताना है प्रिंस मेटल में होता है, और किस में हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, ऑब्वियसली जिसमें ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया होगा। तो प्रिंस मेटल में क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, और स्टेबल और अनस्टेबल में मैंने आपको बता दिया कि दोनों के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है क्योंकि वहाँ पे सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि प्रिंस मेटल एंजाइना में भी हम नाइट्रोग्लिसरीन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यहाँ पे मेजर आ जाते हैं क्योंकि वाजोस्पेज़म हुई है, वेजल पतली हो गई है, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे ताकि वो वेजल जो है वो डायलेट कर जाए, ठीक है। तो प्रिंस मेटल एंजाइना में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में, जो नेक्स्ट आपके पास डिजीज़ आती है दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यू नो दैट इट इज़ हार्ट अटैक। तो इसमें क्या होता है, देखिए नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी टू द मायोसाइट्स। ऐसे इंजरी है कि अब मायोसाइट जो है वो इरिवर्सिबली इंजरी हो गई है उनकी, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। और हमारे पास क्या होता है, देखें यहाँ पे जो मेजर चीज़ आ रही है दैट इज़ कि यहाँ पे भी एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग रप्चर हो जाता है। हमने अनस्टेबल एंजाइना में भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग को रप्चर किया था, उसकी वजह से इनकम्प्लीट ओक्लूजन हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट अटैक में जब हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग रप्चर होगा उसकी वजह से कंप्लीट ओक्लूजन हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की। तो ये मेन चीज़ होती है कि अब हमारी कोरोनरी आर्टरी कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, कम्प्लीटली जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, ऑक्लूड हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। और हमारे पास दूसरे कॉजेज़ क्या होते हैं कि हमारे पास वेजोस्पैज़म भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा कि प्रिंस मेटल एंजाइना में, या कोकेन यूज़ करने की वजह से, एम्बुलेंस की वजह से, कोई एम्बुलेंस आके एकदम से हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक किया
और पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। इसके अलावा वैस्कुलाइटिस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि कावासाकी डिजीज़ जो होती है, वैस्कुलाइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती है। उसमें जो कावासाकी डिजीज़ मैंने आपको बताया था कि बच्चों में जो लेस दैन 4 ईयर्स ऑफ ओल्ड होते हैं उनके अंदर ही हमारे पास हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इनके अंदर कावासाकी डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, तो यू नो दैट कि इसमें हमारे पास क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, स्वीयर क्रशिंग पेन होती है और वो 20 मिनट से ज़्यादा तक होती है। पेशेंट को 20 मिनट से ज़्यादा तक पेन रहती है और जो है वो डेविएट करती है लेफ़्ट आर्म में, जॉ में, उसके साथ साथ पसीने आ रहे होते हैं, डायफ्रेसिस, डिज़निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको आप कहते हैं। और इसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को दें वो ठीक नहीं होगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है, यू नो दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्फेक्शन में देखें अब आ जाता है कि लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन मैंने आपको बताया हुआ है बहुत दफ़ा कि लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू राइट इट इन योर जो आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उसमें सबसे टॉप पे आपने लिखा होता है तो लोकेशन क्या है। तो लोकेशन देखें, इसमें आपके पास ज़्यादातर वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। एट्रिया इतने जो है वो अंग नहीं होते, ज़्यादा लेफ़्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होते हैं। अब इनकी लोकेशंस देखें, ठीक है, ये आपके पास राइट हार्ट है या आपके पास लेफ़्ट हार्ट है, ठीक है। अब देखें जो आपके पास लेफ़्ट हार्ट होता है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, उसके ना आपके पास क्या होता है कि आगे होती है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। मतलब लेफ़्ट जो आपके पास वेंट्रिकल है उसके आगे क्या होती है, आपने एनाटॉमी में देखा था कि लेफ़्ट साइड पे एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। मतलब जो हार्ट का इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे एक डिसेंडिंग आर्टरी होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास एकदम से ओक्लूजन हो जाए, ठीक है, कंप्लीट ओक्लूजन हो जाए, तो क्या होता है उसकी वजह से जो हमारे पास वॉल का इन्फेक्शन होता है वो कौन सी होती है, एंटीरियर वॉल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भाई यहाँ पे हाईलाइट करके कि एंटीरियर वॉल और हमारे पास जो एंटीरियर सेप्टम होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का, ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं अगर हमारे पास आगे, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन हमारे पास इन्वॉल्व होती है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर पीछे देखें राइट, हमारे पास अगर राइट कोरोनरी आर्टरी अगर इन्वॉल्व होती है तो उसकी वजह से जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है वो किस किस का होता है, पोस्टीरियर वॉल का, पोस्टीरियर सेप्टम का और पेपिलिडी मसल्स का, ठीक है। और अगर हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो लेफ़्ट साइड की होती है वो इन्वॉल्व होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लेटरल वॉल जो होती है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशंस हैं, याद रखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है, मैंने आपको बताया कि शुरू में क्या होता है, सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस होती है जिसमें हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास इस्कीमिया बढ़ता रहता है, स्वीयर हो जाता है, तो उसकी वजह से ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। और ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस की जिसमें ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस होती है और एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके लैब टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें दो कार्डियक एंजाइम्स होते हैं। वैसे तो आपको पता है ना कि जब भी मायोसाइट्स इंजर होते हैं तो उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं और उनको हम मेजर करते हैं लैब में, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोनिन आई होती है, टी होती है, CKMB होती है विच इज़ नोन एज योर क्रिटिन काइनेज, ठीक है। MB मतलब ये मसल, स्केलेटल मसल में भी होती है और हार्ट में भी होती है, ठीक है, CKMB। अब ये दोनों जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मायोग्लोबिन भी होती है। अब इसमें जो हमारे पे पूछा जाए MCQs में भी कि सबसे मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर क्या होता है, तो वो है आपका ट्रोपोनिन आई, ठीक है। ये देखें, ये ना हमारे पास दोनों अगर जनरली बात की जाए, दोनों हमारे पास 2 to 4 आवर्स में शुरू होते हैं बढ़ना। जैसे मायोकार्डियल इंजरी हुई 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। और ये पीक करते हैं विदिन 24 to 48 आवर्स, ठीक है, विदिन 24 to 48 आवर्स। 2 to 4 आवर्स में शुरू हुए, ठीक है, पीक किया इन्होंने 24 to 48 आवर्स में, ठीक है। और एंड डिफरेंस जहाँ पे आता है वो आता है इसके ख़त्म होने का, ठीक है, इनके ख़त्म होने का। तो ट्रोपोनिन आई जो होता है ना, ये 7 से 10 दिन तक जाके ख़त्म होता है, ठीक है। नॉर्मल जाता है, नॉर्मल होता है 7 से 10 दिन में। जबकि आपका जो CKMB है वो आपका जो है वो एलिवेट रहता है 72 आवर्स तक, ठीक है, 72 घंटे इसके अंदर। और अगर हमारे पास हार्ट अटैक हुआ पेशेंट को, ठीक है, और उसको थोड़े दिनों बाद फिर हार्ट अटैक हो गया, पूछा जाए फिर आपको कौन सा नज़र आएगा, तो वो होगा CKMB, क्योंकि ये बहुत जल्दी आता है जाता है। 22 to 4 आवर्स में आया, 24 to 48 आवर्स में रहा और गया 72 आवर्स के अंदर ख़त्म,
ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंस आता है इनका, ये याद रखना है कि इनका एंडिंग लेवल क्या है। 7 से 10 दिन तक रहता है ट्रोपोनिन आई और 72 आवर्स तक रहता है आपका क्रिएटिनिन काइनेज, CKMB यू कॉल इट, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। यू नो दैट फॉर्मा में आपने पढ़ा था कि एस्पारीन दे देते हैं ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो। आपको पता है आपके हार्ट अटैक के पेशेंट्स हर अंदर घरों में होते हैं, तो एस्पारीन खा रहे होते हैं, ऑक्सीजन की कभी उनको ज़रूरत पड़ जाती है, नाइट्रेट्स लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, एज इनहिबिटर्स लेते हैं, ठीक है। और अगर पता है उनकी आर्टरी ज़्यादा ब्लॉक हो जाए तो उनको हम फाइब्रिनोलाइसिस और एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ आती है ना वो ये कि हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, उनकी ब्लॉक वेसल को खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस 2 तरह की आती हैं। एक होती है कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, ठीक है। इनके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कंट्रैक्शन की वजह से बैंड की फॉर्म में नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होती है कि जब एकदम से हमारे पास ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, मतलब हमने उसकी जो है वो एंजियोप्लास्टी की, अपनी वेसल जो है कोरोनरी आर्टरी खोली, तो एकदम से क्या होता है कैल्शियम बहुत ज़्यादा हार्ट के अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा बहुत ज़्यादा एक्टिन मायोसिन जो है वो फिलामेंट्स जो है वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सेसिव कंट्रैक्शन की वजह से हार्ट के अंदर बैंड की फॉर्म में नेक्रोसिस आती है, कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस उसको हम कहते हैं, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से एकदम से, ठीक है। इसके अलावा रीपरफ्यूजन इंजरी के बारे में आपको पता है कि एकदम से क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जब बहाल होती है तो फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि रीपरफ्यूजन इंजरी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अभी तक जो हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट ऑडियो में हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में हम मॉर्फोलॉजी और कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं।